पर हम मौलाना कल्बे रुशद रिज़वी से बात कर रहे हैं। डॉक्टर कल्बे रुशद रिज़वी ईरान के जाने-माने एक्सपर्ट हैं। ईरान से इनका रिश्ता भी है और ईरान को लेके ये इनके दिमाग में बहुत सारी बातें हैं। तो जानना मुझे ये है कि आपसे डॉक्टर साहब कि ईरान दुनिया के नक्शे में आज कहाँ खड़ा है? संतोष भाई, सलाम अक़ीदत और सलाम मोहब्बत। आपकी पूरी ज़िंदगी, पूरी शख्सियत और ख़बरों से आपका वास्ता और नज़रियों से आपका सरोकार और इंसानियत ख़िदमत से आपका एक पूरा बहुत ही अ, कई दशक की ख़िदमत और बहरहाल सहाफ़त में तो कोई दाँत नहीं, उँगली नहीं उठा सकता। तो मेरे लिए एक इज़्ज़त की बात है कि आपने इस अपने प्रोग्राम में मुझे शरीक किया। मैं एज़ एन इंडियन स्टूडेंट ईरान में पढ़ा हूँ और मैंने ईरान 1992 से देखा है, तो मुझे अंदाज़ है कि वहाँ की टेंडेंसी क्या है, वो लोग कैसे सोचते हैं। आपका सवाल कि ईरान दुनिया के नक्शे में कहाँ? तो दुनिया के नक्शे में जब बहुत मुल्क नहीं थे, तो भी ईरान था और दुनिया के नक्शे में जब और ढेर सारे मुल्क बन जाएँ, तो भी ईरान रहेगा। दुनिया के नक्शे में 6000 साल पहले जितने कम मुल्क थे, उन मुल्कों की तरक्की को अगर हम देखें, तो ईरान ने अक़लों को तहज्जुब में डाला है। एक होता है कि घर में आपका कोई दोस्त तहज्जुब में है, भाई तहज्जुब में है। एक है कि आपने ऐसा काम किया कि शहर तहज्जुब में, एक है आपका नेशन तहज्जुब में है, कैसे आपने कर लिया। लेकिन दुनिया को तहज्जुब में डाला। आप इस बात को मुझे नहीं पता किस तरह लेंगे, मगर मैं आपको बताऊँ कि ईरान ने दुनिया में अब आगे आने वाली जंगों की सूरत बदल दी। जैसे लोगों ने नए मकान बनाए, नए तर्ज के बाथरूम बने, नए तर्ज के बिस्तर, सोफ़ा, कैमरे, मोबाइल्स, ये नयापन हर चीज़ में आता है ना, तो जंगों की दुनिया बदल वो उन्होंने ढेर सारी इन्वेस्टमेंट जो डिफेंस में पूरी दुनिया लगाती है। कोई 10% अपने उसका बजट का लगाता है, कोई 25% लगाता है। इन्होंने वो सारा 10 और 25 जितने परसेंटेज लोग लगाते हैं डिफेंस में, उसको ख़त्म कर दिया क्योंकि ईरान ने बॉर्डर की जंग। नाउ बॉर्डर की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपके पास 10 लाख फ़ौज है या 15 लाख फ़ौज है या उसके पास जहाज़ कितनी है। अब उन्होंने एक ऐसी टेंडेंसी और एक ऐसा सिस्टम शुरू कर दिया वॉर में कि भैया अगर हमारी आपसे नहीं बन रही है और आपने हम पे हमला किया है, तो हम आपको अगर टारगेट करना चाहते हैं, तो हम अपनी जगह से बैठ के कोई सरहद और कोई बॉर्डर का हिसाब नहीं होगा, इन्वेट कर देंगे उस एरिया को जहाँ कोई दिक्कत नहीं। और अभी देखिए लेटेस्ट जो उनकी एक बयान आया है कि अब हमारा कोई लीडर अगर मारा जाए, तो हम इसके जवाब में अरब के सारे लीडर को जो है टारगेट। अब ज़ाहिर-सी बात है कि अरब के लीडर्स ने अपनी सिक्योरिटी अमेरिका से साइन कराई, तो अमेरिका के लिए बड़ा मुसीबत हो जाएगा। अगर उनको कुछ हो गया तो अमेरिका अपनी जो सुप्रीमेसी है वो बरकरार नहीं रख पाएगा। और आप जान रहे हैं कि ये जंग ज़्यादातर इसी बात के लिए है कि भाई मैं आका तू गुलाम, मैं आका तू गुलाम। तो ये जो अमेरिका ने किया है इतने सालों में, मैं आका तू गुलाम, तो जी हाजी साहब, मैं गुलाम फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये अब नहीं, ईरान ने गर्दन उठाई। ठीक है, टेक्निकली मैं ये कहूँगा कि रशिया का बहुत बड़ा हाथ है, चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। ये जो 3 मिलके त्रिकोणी बन रहे हैं, ये एक ताकतवर एशियाई मुल्क सर उठा रहे हैं साथ मिलके कि हम पे हुकूमत करने के लिए हमारी इजाज़त से। पहले कोई इजाज़त पूछी नहीं जा सकती कि भाई आप गुलाम हैं, गुलामों की फ़हरिस्त में आइए नाम लिखवाइए और जाइए। आइए तनख्वाह लीजिए और जाइए। आइए अपनी वफ़ादारी का मेडल लीजिए और जाइए। मगर इसमें ईरान ने एक जवाबमर्दी का सबूत दिया है। एशिया के चेहरे को थोड़ा-सा वो रौनक बनाया और गुलामी के एक बड़े इतिहास में उसने आज़ादी का अलंबरदार बन के गुफ्तगू की है। मैं इस अंदर से इस जंग को देखा। ये जो आज़ादी का नंबरदार आप इसको कहते हैं ईरान, ये ईरान ने ये सब पहले से सोच रखा था।
कि अमेरिका इस तरीके से करेगा, क्योंकि अमेरिका की चौधराहट खत्म हो गई है इस जंग से। अमेरिका एक सुपर पावर था, उन्होंने साबित कर दिया कि अमेरिका सुपर पावर नहीं है। हम हमारी जो मिसाइल है, वो अमेरिका में भी जा सकती हैं, वो इज़राइल में भी जा सकती हैं और वो पड़ोसी अरब मुल्कों में भी जा सकती हैं। अरब जहाँ पर इस समय वहाँ पे शह का खराब वो हुकूमत है, पूरे बेरोजगारी है। तो उनको क्या आपको ये लगता है कि ईरान भविष्य में अ, अरब अरब देशों में उनकी हुकूमत खत्म करके वहाँ के बादशाहों की, वहाँ के जो अवाम है। अवाम है उनको आज़ादी दिलाएगी? संतोष भाई, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। बिल्कुल, ये जो सारी जंग है, ये ईरान की अवाम और ईरान की जो वो तर्ज़ हुकूमत थी 1000 साल पुरानी, ये उसी की तरफ लेके जा रहा है। ये अक़लों की जंग है, ये तहज़ीबों की जंग है, ये पुरानी फ़िक्रों की जंग है। सो ईरान ने, आपने नहीं सुना होगा कि कहीं जाके वो हुकूमत कर रहा है। लेकिन हाँ, जहाँ कहीं हुकूमत उसके दोस्तों की रहती है, वो सपोर्ट ज़रूर करता है। सो मुझे लगता है कि ये उसी तरफ जा रहा है कि जितने अरब के राजा हैं, ये चूँकि आप जानते हैं कि सब एक-दूसरे के रिश्तेदार हैं कहीं न लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अवाम के साथ नहीं है और बहुत ज़्यादा मज़बूत रिश्ता नहीं है राजा और अवाम का, खौफ़ का रिश्ता। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर अमेरिका अ, दोबारा हमला करता है, तो ईरान जवाब में सिर्फ़ हमला नहीं करेगी, बल्कि ईरान अपनी सुप्रीमेसी का अनाउंसमेंट करे। तो ऐसी बात है, उसकी सुप्रीमेसी उसके रीजन में रहेगी और उसके रीजन में ये जितने मुल्क नज़दीक में आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो है वो उसकी उसमें आएँगे, कंट्रोल में आएँगे। अच्छा, वो इसको बहुत पहले से डील कर रहा है। अब देखिए, ज्योग्राफिया समझ रहे हैं अच्छे से। ईरान के अंडर में ऑलरेडी 6-7 मुल्क हैं, क्योंकि ईरान के पास है वो अ, दरिया है और उसके जो दूसरे 6-7 मुल्क हैं, उनके पास वो दरिया नहीं है, उनका माल सब बंदर अब्बास आता है और बंदर अब्बास से फिर वो दूसरे मुल्क जाता है। जैसे तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, ये जो आपस के मुल्क मिले हुए हैं, ज़मीनें जिनकी मिली हुई हैं, उनका सारा खाने-पीने का सारा सामान आता है बंदर अब्बास से ही, ईरान के दरिया से। तो वो बरसों से, मुद्दतों से इन तहज़ीबों को साथ लेके चल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो उनको तो आदत है साथ लेके चलने की। अब आगे ये अरबिस्तान में जो इनकी एंट्री है, इसकी भी शुरुआत मैं कह सकता हूँ, इराक भी तो अरब ही, और आप तो इराक का क्या आप ग्राउंड ज़ीरो पे जाके आपने उस वक़्त जब बिल्कुल आईएसआईएस का और दाइश का एक अ, पूरा मामला चल रहा था, आपने उस वक़्त जो है वो रिपोर्टिंग की वहाँ से। तो आप जानते हैं वो भी अरब। तो इराक में भी इनकी मुदाखलत है, इराक में भी ये मौजूद है और अरब में भी ये आ जाएँगे। मुझे लगता है कि डायरेक्टली को इनकी कोई गवर्नमेंट नहीं होगी, मगर इनडायरेक्टली ईरान को समझने वाला, सपोर्ट करने वाला ही सर्वाइव करेगा, ऐसा मुझे। ईरान की तहज़ीब आपने कहा लगभग 6000 साल पुरानी। हिंदुस्तान की भी हमारी जैसे 6000 साल, वही बिल्कुल, 6000 साल पुरानी बिल्कुल, और दोनों में रिश्ता रहा है 6000 साल पुराना। बिल्कुल, बिल्कुल। इस इस चीज़ को देखते हुए ईरान का हिंदुस्तान से कोई झगड़ा न करना या हिंदुस्तान पे अटैक न करना क्या बतलाता है? देखिए संतोष भाई, अ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरी जितनी समझ है, मैंने जितना ईरानियों से बात की है, उनको समझा है, एक ईरानी के दिल में एक छोटा-सा हिंदुस्तान ज़रूर रहता है। वो हिंदुस्तान को बहुत प्यार करता है और हिंदुस्तानियों को बहुत प्यार करता है और इंडियन फ़िल्म एक्टर्स को बहुत चाहता है, इंडियन ड्रामा को बहुत पसंद करता है, जो डब होके उनके यहाँ पर्शियन में जाते हैं। और ये कोई ताज़ी-ताज़ी बात नहीं, पुराने वक़्त से ये चला आ रहा है। तहज़ीबों का आदान-प्रदान, लोगों का मिलना-जुलना, ग़िज़ाओं का एक होना, फल-फ्रूट का एक होना है। हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट्स जो दस्तरख़्वान पे आते हैं, ज़्यादातर ईरान के हैं। हमारे यहाँ जो आपके यहाँ हमारे हिंदू भाइयों में जो ज़ाफ़रान अवेलेबल है पूजाओं में और पूजा की थालियों में, मीठे पकवानों में, अ, दूध में और दूसरी चीज़ों में, ज़ाफ़रान भी ईरान से ही आ रहा है, कश्मीर से आ रहा है। कश्मीर का भी ज़ाफ़रान
ईरान के ज़ाफ़रान को मिक्स करके जो पेश किया जा रहा है बाज़ार में, ये एक कालीन का मामला देख लीजिए, बर्तनों का मामला देख लीजिए, तो ईरान हमारे यहाँ और हम ईरान के यहाँ जैसे ऐसे है कि उनके दुकानों में हमारी चीज़ें हैं और हमारी दुकानों में उनकी चीज़ें हैं। तो ये एक तहज़ीब और सक़ाफ़त का बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत ही पुराना। 6000 देखिए कहना बहुत आसान, 6000 साल जब हम कहते हैं, तो ये बहुत लंबा अरसा गुज़र जाता है। इसे हम आसान करें, तो प्रॉफ़ेट मोहम्मद साहब के ज़माने से आगे चला जाता है। इसे हम और आसान करें, तो ये जनाब मूसा के ज़माने से आगे चला जाता है। इसे और आसान करें, तो जनाब ईसा के ज़माने से आगे चला जाता है। इसे और आगे करें, तो ये इब्राहीम के ज़माने को करीब में लाके खड़ा कर देता है। बल्कि उससे भी आगे आस-पास चला जाता है। तो ये आप अंदाज़ लगाएँ उस ज़माने की तहज़ीबें, मुल्क की ज़िंदगी नहीं, तहज़ीबों की ज़िंदगी। और आपको पता है तहज़ीबें बनती हैं आबादियों के बाद, तहज़ीबें बनती हैं इल्म आने के बाद, तहज़ीबें बनती हैं समझ कॉन्क्लूड होने के बाद, तहज़ीबें बनती हैं ज़िंदगियों की आबाद होने के बाद। तो आप अंदाज़ लगाइए कि इतने हज़ार साल पुराने इस रिश्ते में आप ये तो देखिए कि इज़राइल की पूरी कोशिश और अमेरिका की पूरी कोशिश के बाद रोटी बासी ज़रूर हो गई है, सड़ी नहीं। यानी अगर आप दोनों को बहुत करीब से देख रहे हैं और अवामी सतह पे बात करें, बल्कि हुकूमती सतह पे बात करें, तो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान से बात कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ बचा हुआ है और अवाम में एक-दूसरे के लिए मोहब्बत है, इसका मतलब है कि रोटी बासी हुई है। अब हुकूमतें आपको पता है कि कभी-कभी अपने मकसद को, अपने फ़ायदे को, अपने नुकसान को देख के चलती हैं। मुल्क के लिए शायद उतनी प्रायोरिटी पे नहीं रहता है कुछ फैसलों में। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने अपना फैसला जो भी लिया, लेकिन वो बैलेंसिंग तो रहा। फिर फॉरेन मिनिस्टर जो हैं एम्बेसी नहीं गए, लेकिन फॉरेन सेक्रेटरी एम्बेसी गए और उन जाके वो कॉन्डोलेंस लेटर जो है वो साइन किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुल्क बहुत करीब है और एक एक जुमला मैं आपसे कहना चाहूँगा और शायद आपके माध्यम से अपनी फॉरेन पॉलिसी को ऑब्ज़र्व करने वाले, स्टडी करने वाले, बनाने वाले और आगे लेके जाने वालों से कहना चाहूँगा, ये जो हमारा पड़ोस का मुल्क है, जो हमारा बिल्कुल खुल्लम-खुल्ला दुश्मन, उससे कहीं ज़्यादा हज़ार गुना बेहतर हमारे लिए ईरान होगा हर जगह पहुँच। चाइना से कोई चीज़ चाहिए तो और कोई मामलात करनी है, कोई पॉलिसी पे मामलात करना है, तो ईरान इज़ द बेस्ट टू टॉक ऑन हाँ, और इवन दुश्मन मुल्क से ही बात करना है, तो डायरेक्ट बात करनी है, डायरेक्ट उनको मुँह लगाना तो डायरेक्टली गुस्सा हो, ठीक है और खुद ही भैया सँभाल लो। अ, ये चीज़ें हो रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ईरान का इस वक़्त अपनी मज़बूती की तरफ बढ़ना, भारत के उन रिश्तों का जो ईरान के साथ बरसों से है, सारा साल से, उसके लिए आप ईरान में पढ़ें, ईरान के जो बाज़ार हैं, इस लड़ाई में भी खुले नहीं। वहाँ की औरतें, वहाँ के नौजवान बल्कि पाकिस्तान का नौजवान वहाँ के लोगों का पहनना बन गया है, उसने नाम लिखा भी है वैसे। तो 12 साल से लेकर के ऊपर के उम्र तक के लोग भी, बड़े-बूढ़े सब एक हो एक हो गए हैं वहीं पे। और माना जाता था कि ईरान में जैसे ट्रंप ने आज भी कहा है कि ईरान के लोग विद्रोह करना चाहते हैं। ईरान के लोगों के पास हथियार नहीं और खुद लोगों से उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत रूप है। उन्होंने हमसे हथियार लिए कुछ किए नहीं। आज ही ट्रंप को मैच है। तो ट्रंप का ये कहना है कि ईरान के लोग हथियार उठाना चाहते हैं, हम उनको हथियार कहाँ से दें, कैसे दें? थोड़े बहुत हथियार हमने भिजवाए हैं वहाँ पे। लेकिन ट्रंप का ये कहना कितना सही, ईरान के लोगों में बगावत का एक हिस्सा है। ईरान के लोग अमेरिका के पक्ष में हैं और अ, ईरान अ, की सड़कों के ऊपर लोग एक मौका है जिस मौके का इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। है क्या ईरान की आप मतलब ईरान के लोगों की क्या पोजीशन? देखिए, जितना संतोष भाई मैं ईरान को जानता हूँ और समझता हूँ, मैं बड़े आराम से आपसे बता सकता हूँ। पर लास्ट इंटरव्यू में मैंने यही जुमला कहा था कि देखिए, कितनी फ़ौज थी ईरान के पास? टोटल मिला लेते तो 20 लाख, 20 लाख से ज़्यादा नहीं। यानी 9 करोड़ के मुल्क को 20 लाख बचाने वाले, जान न्यौछावर करने वाले लोग। लेकिन कुछ गलतियाँ और ईरान को सही
नहीं जज करने की कमियाँ और खुद को बहुत सुपीरियर और वर्ल्ड लीडर समझने की गलतफ़हमी और फ़हमी ने अमेरिका को इस जगह लाके खड़ा कर दिया है कि इस वक़्त ईरान का 9 करोड़ अवाम 9 करोड़ ईरान के सिपाही हैं। यानी कितना बड़ा इन लोगों ने काम कर दिया है कि अगले 150 साल तक वहाँ नेशनलिज़्म किसी को समझानी नहीं पड़ी। मतलब नेशनलिज़्म के जो एग्ज़ाम्पल्स में मिलते हैं अब आप सोचिए हमारे यहाँ ए ए एक अशफ़ाक़ुल्लाह है या हमारे यहाँ एक भगत सिंह या हमारे यहाँ उनके हमफ़िक्र सारे लोग जब आप अंदाज़ लगाइए कि अगर सारे हम भगत सिंह कि हमें सूली से डर ही नहीं लगे, हमें किसी फ़ॉरेनर को अपने यहाँ जमने नहीं देना है और स्वदेशी आवाज़ उठानी है, हमें अगर पलंग इस्तेमाल करना है तो भारतीय चादर इस्तेमाल करनी है, तो भारतीय तौलिया इस्तेमाल करना है, तो भारतीय कोलगेट यूज़ करना है, तो भारतीय ब्रश, भारतीय सब कुछ अगर भारतीय ये सबकी सोच इस तरह अगर हो जाए, आप मुझे बताएँ कितना पैसा कोई खर्च करेगा कि ये सोच प्रैक्टिकली ज़मीन पे उतर आए? तो आप कहेंगे बिलियन डॉलर भी लगा लेंगे तो आप ये कर नहीं पाएँगे क्योंकि इसके लिए अहद की ज़रूरत है। एक आदमी को ट्रेन करके वहाँ तक ले जाना, ये एक अहद चाहिए। ये काम आसानी से जो है वो अमेरिका और इज़राइल की पॉलिसियों और उनके ज़ुल्मों और स्कूलों में बच्चों के छतों पे गिराते हुए बमों और 138 या 168 बच्चों के जनाज़ों और इन सब की दुनिया में आने की वजह से इनका जो ज़ालिमाना चेहरा जो सामने आया, उसने सारे ईरान को ही सारे ईरान और जो सबसे बड़ा हादसा हुआ वो ये कि इनका अयतुल्ला ख़ामनेई को टारगेट करना और अयतुल्ला ख़ामनेई का अपनी जगह नहीं बदला। हाँ, ये मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या अयतुल्ला ख़ामनेई को ये अंदाज़ा था कि वो मरे जाएँगे जी, और उन्होंने उस जगह को नहीं छोड़ा, ये जानते भी थे? जी, जी, उनको इंटेलिजेंस ने बता दिया था, उनके देश के इंटेलिजेंस ने, इंटरनेशनल इंटेलिजेंस ने। ईरान छोटा मुल्क नहीं है भाई, आप देखिए कि चाइना और रशिया दोनों उसके साथ खड़े हैं। तो इंटेलिजेंस ने बता दिया था कि कब आप पे हमला हो सकता है और कौन-सी जहाज़ इस्तेमाल हो रही है और किसको आदेश दिए जा रहे हैं। बिकॉज़ ऐसी बात है कि ईरान जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, वो चाइना की है, वो जीपीएस यूज़ ही नहीं करता। हम सारे जीपीएस यूज़ करते हैं, अमेरिकन डिवाइसेज़ यूज़ करते हैं। अ वो चाइनीज़ डिवाइसेज़ और रशियन टेक्नोलॉजी यूज़ करता है। तो उसकी जो सटीक आपने देखा होगा ईरान और इज़राइल की जंग में, लास्ट के जो हमले हुए हैं ईरान की तरफ से, उसमें निशाने बड़े सटीक तो जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने कहा कि भई ये ईरान के बस की बात नहीं है इतने सटीक हमले करना, सारी चीज़। तो कोई है, तो कोई क्या है तो खुली हुई बात है, दुनिया जानती है। इज़राइल के साथ अमेरिका खड़ा और ईरान के साथ रशिया और चाइना खड़ा हुआ। सो मैं यहाँ पे आपसे कहूँगा कि ये जो अ, इनका जो ज़ुल्म वाला चेहरा सामने आया, बच्चों को मारना, लीडर को मालूम है कि वो मारे जाएँगे, उसके बाद भी उनका अपनी जगह नहीं बदलना। ये कौम के अंदर एक हौसला पैदा करता है, एक नई जोत जगाता है, एक लहर पैदा होती है, एक वतन परस्ती का जज़्बा पैदा होता है। और हम आपसे बेहतर कौन जान सकता है, हम लोग तो भारत की मिट्टी के हैं। और यहाँ ज़ाहिर-सी बात है वतन का मामला होता है तो आँखें नम हो जाती हैं, दिल गर्म हो जाता है, खून में तेज़ी आ जाती है। तो ये शहादत के जज़्बों से भरी हुई कौम अपने मुल्क पे मरने की तैयार। अब आप सोचिए ना, किसी से डरा दीजिए, किसी को बोल दीजिए कि बिस्तर पे नीचे जो है वो बम है, कोई सोएगा? और किसी को कह दीजिए कि कमरे में बम है, कमरे में रहेगा। किसी को कह दीजिए कि भैया ट्रेन में बम है, सफ़र करेगा। लेकिन आप ये देखिए कि अमेरिका कह रहा है कि मैं बमबारी करूँगा, इज़राइल कह रहा है कि मैं कर रहा हूँ और उसके बावजूद लोग हौस फोड़ों की तब आज तक तो हमने इंसानियत की हिस्ट्री में इतना बड़ा कोई रोल और बलिदान नहीं देखा तो हमें देखने को अच्छा दूसरा ईरान में शुरू के दिनों में अमेरिकी प्रोपेगेंडा इतना था, बल्कि सारी मीडिया अमेरिका के कहने पे चल रही थी और सिर्फ ईरान के खिलाफ थे। कहते कि अयतुल्लाह ख़ामेनी पता नहीं कहाँ हैं, कहाँ छिपे हुए हैं, कहाँ गायब हैं और जबकि वो वहीं थे पूरे कदमों पूरा हुआ, उन्होंने सड़क है यहाँ जो उनकी मैप के पास से जाती है, ऑफ़िस के पास से जाती है, उसको इन लोगों ने महल बता दिया था उनके घर को। अयतुल्लाह ख़ामेनी इस सारी चीज़ पे मानते थे कि वो सब कुछ हमारे खिलाफ कर रहा है।
तो इस प्रचार का ईरान के लोगों के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, इनके प्रचार का? हाँ, देखिए जहाँ तक आप ये कहेंगे कि पावर ऑफ मीडिया और पावर ऑफ प्रेस जो अमेरिका की लगी हुई थी, ईरान में एक भ्रम फैलाने और लोगों को अ, वो करने के चक्कर में, तो कुछ हद तक शुरुआत में उसका असर रहा और उसको उन लोगों ने बहुत ही जेंटली हैंडल किया। जैसे वहाँ का जो बिज़नेस समूह था, उसने डॉलर के भाव बढ़ने और अ, तूमान के भाव घटने की एक वो के लिए एक प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम को दिल्ली कैंप पहुँचे, उन्होंने लोगों को हैंडल किया। मिनिस्ट्री में कुछ तब्दीलियाँ की, कहीं करेंसी और बैंकिंग और उनके रिज़र्व बैंक के रिश्तों को थोड़ा और मजबूत करने और पॉलिसी को ठीक करने की उन्होंने कोशिश की। लेकिन उसी दरमियान क्या हुआ कि ये अमेरिका ने अ, ये जो ट्विटर वाले हैं जिन्होंने ट्विटर किया, क्या नाम है इनका? जिनकी स्टारलिंक अ, वो है एलन मस्क। इन्होंने अमेरिका से की सरकार से ज़ाहिर-सी बात है ये लोग आपस के लोग हैं। हाथ मिलाते हुए इज़राइल की मदद करने के लिए इज़राइली मिशन को जो लोग ईरान में आगे बढ़ा रहे थे और उनकी मदद के लिए उन्होंने अपना इंटरनेट जो है ऑन अच्छा ये ज़हन में रखें कि वहाँ पे यहूदियों की तादाद इज़राइल के बाद सबसे ज़्यादा है ईरान में और अच्छी खासी यहूदियों की तादाद और बड़े शहर, छोटे शहरों में नहीं, बड़े शहर में तो ज़ाहिर-सी बात है बड़े बिज़नेस में, बड़े प्रोफ़ेशन में। तो ये जो साइलेंट अ एनिमी जिसे कहा जाता है, इसमें हुआ ये कि इन लोगों को जब इंटरनेट की मदद मिली तो और वहाँ हालात ख़राब थे बिल्कुल आपने देखा होगा ये बताया जा रहा था कि फलाँ शहर जल रहा है, फलाँ शहर में धमाका हो रहा है, फलाँ शहर ये हो रहा है। तो उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया था ईरान। तो जब उनका इंटरनेट बंद हुआ उसके बाद भी वो ढेर सारे मोबाइल जो हैं, वो कनेक्ट हो गए स्टारलिंक से। तो उन्होंने उनको आइडेंटिफ़ाई किया कि जो लोग स्टारलिंक के कनेक्शन उस आइडेंटिफ़िकेशन के बाद उनको बुला के जब पूछताछ की गई तो पता चला कि ये किसके कहने पर ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो उससे क्या हुआ कि अमेरिका और इज़राइल की जो सारी एक पॉलिसी थी, वो फ़ेल हो और पॉलिसी फ़ेल होने के बाद ईरान ने जो उसके बाद से अपने इक़दाम उठाए हैं और अपने आप को दोबारा सँवारने की कोशिश की है, तो कमियाँ रह गई हों, कमियों को दूर करने की। वो तो कह रहे तो पहले कह रहे थे कि हमारे यहाँ मोसाद के एजेंट जो है से हुए हैं और बड़ी-बड़ी जगहों से हमें हमारे लिए बहुत मसला होता है। उन्होंने एक एक्स प्रेसिडेंट थे वहाँ के, तो उन्होंने कहा भई हमारे यहाँ लोगों ने एक बार सफाई की कोशिश की कि ठीक साफ करें, तो जो कमिटी बनाई साफ करने की, उस कमिटी का प्रेसिडेंट ही मुसाद का है। तो बोले वो ये इतना ज़्यादा फैला हुआ। तो ये जो इतना ज़्यादा फैला हुआ, वो उतना ही ज़्यादा कोलैप्स हो गया। ख़ामनेई की शहादत के बाद हर एक सिर्फ़ ईरान, 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 चाहे वो वहाँ का सुन्नी, चाहे वहाँ का शिया, चाहे वहाँ का क्रिश्चियन, चाहे वहाँ का यहूदी, ये नज़रिया जो है, ये आज तक किसी चैनल में नहीं आया है शायद पहली बार मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ और आपने ये सवाल लिया कि हर मज़हब पर वहाँ जो मज़हब के मानने वाले वो भी और वो तो गोरे टाइप के लोग हैं और जो मज़हब को मानने वाले नहीं हैं, वो भी। हैं तो ईरान के, तो वतन परस्ती का जज़्बा जो है वो उनका एकदम औज पे है और मुझे लगता है उनके वतन परस्ती के जज़्बे को कोई मिसाइल तोड़ नहीं सकती और ईरान की मिसाइल को अब कोई टाल नहीं सकता। ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ईरान में उन्होंने अपने लोगों को कैसे ट्रेंड किया है इतना ज़्यादा, जैसे आर्मी तो 20 लाख की ही नहीं, जो आईआरजीसी है उनका, कंट्रोल उसका है इराक। जी, तो उसमें ईरान ने अपने मिसाइल्स को इतने सटीक तौर पे, क्योंकि वो तो ईरानियन ही होंगे, जो चलाने वाले होंगे। जी। उन्होंने अपने यहाँ उनको ज़मीन के नीचे या पहाड़ों से पहले ही कैसे सेट कर दिया है, जिसको अमेरिका अपने सैटेलाइट ट्रेनिंग नेटवर्क हो के पाए, बारे में नहीं पहचान नहीं पाए। पहचाने। और उन्होंने सारी लड़ाई मिसाइल के ज़रिए लड़ी हुँ, और अभी भी माना जाता है कि अभी अगर लड़ाई दोबारा होती, अगर होती, तो मिसाइल्स के ज़रिए लड़ेंगे उसमें। तो लड़ेंगे तो अमेरिका में भी मिसाइल डालेंगे, इज़राइल में भी डालेंगे और जिस तरह अमेरिका कह रहा है कि बड़ा अ, तेज़ आवाज़ निकलेगी, एटम बम का वो इस्तेमाल करेंगे अमेरिका, क्योंकि अमेरिकन
ये हथियार खत्म हो गए, तो वो एटम बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस एटम बम का इस्तेमाल अगर इज़राइल के और अमेरिका के द्वारा होता है ईरान में, ईरान उसका मुकाबला कैसे? देखिए, मैं द 2-3 चीज़ें इसमें आपको क्लियर करता हूँ। आपको मालूम है कि ईरान के और इज़राइल के रिश्ते रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत के ख़त्म होने के बाद खराब। पहले इनके वर्ल्ड ओवर में सबसे अच्छे रिश्ते ईरान के ही और ईरान के साथ इनका बड़ा अच्छा एक अंडरस्टैंडिंग था। लेकिन जब वहाँ रिवॉल्यूशन आया, जो वहाँ जमहूरियत इस्लामी ईरान बन गई, तो अयतुल्लाह ख़ोमेनी के साथ इन लोगों के जो ताल्लुकात थे, वो ठीक नहीं और वो फिर बुरे हुए और फिर बद हुए और फिर बद से बदतर हो गए। तो ये तय है कि ईरान को ये मालूम था कि अगर रीजन में हमारा कोई दुश्मन तो वो यहूदी है, यानी यहूदी नहीं, इज़राइल है। और चूँकि आपको पता है कि इज़राइल में जो यहूदी रहते हैं, उसमें जो ओरिजिनल यहूदी हैं, उनको ईरान से कोई मसला ये जो ज़ायनिस्ट हैं, इनको ही जिनके अपने प्रोग्राम और अपने प्लान और वो अपने प्लान के तहत ही सब प्लान लेके बैठे रहते हैं। तो उनको पता था कि इनके साथ हमारी जो है वो कभी भी जंग हो सकती है। तो लगभग उनकी 40 से 45 साल की तैयारी, 40 टू 45 ईयर्स की तैयारी। अब रहा कि ये इनको कैसे दिमाग आया, तो भाई वो ज़मीन के जो दिमाग रखने वाली कौम है उसमें से उन्हें हम मुसलमान सोचें, सुन्नी सोचें, शिया सोचें, उससे पहले उन्हें हम ईरानी सोचें। वो ईरानी हैं और ईरानी लोग बज़ात खुद अपने वजूद की अक्ल और ख़िरत और दानिश और विज़डम को लेके पैदा हुए। तो मुझे लगता है कि उनकी तैयारी बड़ी मज़बूत है। मैं उनके ही एक लीडर की ज़बान में कहूँ कि अगर हम इसी मिसाइल से पूरी अ, जंग को कंटिन्यू करें, तो हम अगले 10 साल तक किसी से मदद हमारी हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से हम जंग लड़ अब आप सोच सकते हैं कि 20-25 दिन में ये हालत हो जाती है बड़े-बड़े मुल्कों की, तो 10 साल में क्या हाल तो उनकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। दूसरा, उन्होंने अहद जो स टाइम चल रहा है ना, उसे अहद कहते हैं। अहद के युग में आपने बच्चों को डाला, टेक्नोलॉजी में अ, डिफेंस टेक्नोलॉजी में पेट्रोकेमिकल में और वो सारी चीज़ें कि जो अहद के लिए बिल्कुल ज़रूरी हैं। अब आप देखिए ना उनका तेहरान यूनिवर्सिटी हमारे एम्स के इंटरनेशनल रेंज के करीब है। कहाँ हम हिंदुस्तान में मेडिकल साइंस में कितना आगे लेकिन इंटरनेशनल रैंकिंग में अगर हम देखेंगे तो हम शायद 455 या 555 ऐसा ही कुछ आंकड़ा है। उनका भी ऐसे ही कुछ 10-12 आगे पीछे। तो उनका जो देहरान यूनिवर्सिटी है वो उस लेवल में आके खड़ा है। अब आप देखिए कि वो अ, एक्सपर्ट्स ऑफ स्पेशल फील्ड को ही अपने यहाँ अ, बड़ी पोज़ीशन देते हैं। वो रेफ़रेंस की वज़ह से कोई आ गया, कोई नेता का बेटा है, कोई फलाना है, कोई फलाना है इसकी वज़ह से बन गया है, वो नहीं कहते। तो और तजुर्बे को बहुत बिल्कुल जर्मन जैसे होते हैं। तजुर्बे को बहुत पहलू देते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो मेरी अपनी सोच है कि उनकी पूरी तैयारी है अगर अमेरिका शैतानी कदम उठाता है और जो उसने दुनिया में पहले किया हुआ है, अगर वही हरकत ईरान में दोहराता है, तो मुझे ये दिखता है कि फिर वाक़ईन अ, ईरान बहुत मज़बूती से उसका बदला लेगा और वो बदला अमेरिका तक लेगा। ये मेरी सोच है। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आज की बातचीत करना है। इस समय अ, अमेरिका ने ईरान के सारे अ, हॉर्मुज़ के सवाल के ऊपर पूरी नाकेबंदी कर रही और ईरान को कहीं लगता है उनकी वैसी भूमि में निकलना है। अब सब कुछ अब नेवी की लड़ाई है और वहाँ ईरान अमेरिका को बराबर की टक्कर देना है। तो अमेरिकी नेवी नेवी के आगे ईरानियन नेवी कहाँ है? वेल संतोष भाई मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि देखिए डिफेंस की जो चीज़ें हैं वो तो डिफेंस एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। मैं एज़ ए मौलवी या एज़ ए शिया स्कॉलर या मुस्लिम मालिक की हैसियत से या अपने देश के एक पॉलिटिकल नज़रिए को समझने की हैसियत से ज़्यादा एक्सपर्ट ओपिनियन तो नहीं दे सकता। लेकिन मुझे इतना पता है कि अ, ये एक रिवायत बताई जा रही है कि भई
अमेरिका ने भी किया था। भाई अगर अमेरिका में घेरने की ताकत होती तो उसका एक राय 1250 किलोमीटर दूर नहीं खड़ा होता, वहीं खड़ा। ठीक है ना? उन्होंने अपनी 100 बिलियन डॉलर की एक प्रॉपर्टी बचाने की कोशिश में उसे पीछे कर लिया। उनका भाई इतना कोई मिसाइल विसाइल गिर गया और या खैबर तो हम क्या करेंगे हमारा नुकसान। सो मैं पर्सनली मानता हूँ कि ईरान जिस वेसल को भेज रहा है वो जा रही हो, जिस वेसल को ले रहा है वो आ रही है। इसका मतलब कि मुझ पे सिर्फ और सिर्फ ईरान का कब्जा है और आगे भी ईरान का ही रहेगा। अमेरिका की कोई लड़ाई ना है ना लगती है। अमेरिका खामखाई इसराइल के साथ आगे बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवान जो बोला जाता है वो बनने की उन्होंने कोशिश किया और वो अपनी दीवानगी पर खुद हंसे ना हंसे, दुनिया उनकी दीवानगी पे हंसेगी। सालिम के साथ आप खड़े होते हैं, आप चाहे जितने खूबसूरत हो और चाहे जितनी इबादत गुजार, आप अगर सालिम के साथ खड़े हैं, तो आपको सालिम का दोस्त माना जाए। अमेरिका की जो सबसे बड़ी गलती है, ये है कि वो इसराइल के गुनाहों में बराबर का शरीक ही नहीं रहा, बल्कि उसका मददगार है। और वो ये नहीं देखता है, इसराइल की मोहब्बत में वो ये नहीं देखता है कि वो अपनी तारीख के कितने खूनी वरह को और बढ़ा। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं और अमेरिका की साख सारी दुनिया में खत्म हो गई। जी। अमेरिका ने इज़राइल को अपने मुकाबले खड़ा कर दिया, मुकाबले में। तो आज की बातचीत में हम इतना ही बात करेंगे, लेकिन इस सीरीज़ को हम जारी रखेंगे और अगली सीरीज़ में शायद कल या परसों करेंगे, जिसमें हम ईरान के दूसरे पहलुओं के ऊपर हम बातचीत करेंगे और ख़ासकर ट्रंप की इस रोशनी में, क्योंकि अगले 4-5 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है, जो इस लड़ाई का एक रुख तय करेंगे, किस समय में क्या है, ईरान क्या है और ईरान कहाँ पे है और अमेरिका कहाँ है। तो अमेरिका और ईरान की जंग का अगला जो कदम है, ये जो उसका पहलू है, इसके ऊपर हम कल बात। आज की बातचीत के लिए हम डॉक्टर कल्बेर रिजवी को थैंक यू कहते हैं और उनसे कहते हैं कि वो इसके ऊपर ध्यान रखें, जो कि हम लोगों को ईरान की तरफ से दुनिया को ये बताने की कोशिश करनी चाहिए हिंदुस्तान के हिसाब से, क्योंकि हम हिंदुस्तान में बैठ करके अपनी बात कह रहे हैं कि ईरान मजबूर नहीं है कि इसराइल के मुकाबले जो उसका मुख्य दुश्मन है, उसके मुकाबले वो भी है और अ, ये जो अमेरिका बार-बार चाह रहा है कि वो अपने जितने भी यूरेनियम है उसके पास उसको वो रख के अमेरिका को दे दे। वो ईरान करेगा या नहीं करेगा, इन सवालों के ऊपर हम अगली सीरीज़ में हम बात करेंगे। कल बात करेंगे। तो आज को ये वक्त बहुत शुक्रिया और आज आपने देखा कि ईरान के बारे में जो लोग संविधान कर दिया। अगर जानकारी चाहिए तो Unknown Fact TV on essentially one or the